हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 13 है, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। हम इसमें पढ़ रहे हैं। देखो, ये पॉलिटी की लगातार सीरीज चल रही है। हम लेक्चर नंबर 13 पहुंच गए हैं और अंतिम लेक्चर हम जो है हमारा 14वां बचा हुआ है। अब इस सीरीज में अगर नहीं आप जुड़े हुए हैं तो आप जुड़े रहें, और इसके अलावा अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में जरूर शेयर करें। उनको बताएं कि यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, यूट्यूब पर जो है मैं यहाँ पर जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम, इसके अलावा देखो आने वाले समय में हम रेलवे एग्जाम के लिए भी एक डेडिकेटेड जो कह सकते हैं सीरीज स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्द जो पीवाईक्यू सीरीज होगी तो रेलवे, एसएससी और अदर वन एग्जाम है उन सबके लिए भी हम डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर लगातार पीडीएफ अपलोड होते चल रहे जा रहे हैं। इसके अलावा पीवाईक्यू जो है वो प्रैक्टिस भी वहाँ पर चल रही है। यही जो सीरीज है उसी के क्वेश्चंस वहां पर अपलोड किए जा रहे हैं। बाकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप क्यों डाउनलोड करना है उसकी भी मैं आपको वजह बता रहा हूं। तो देखो, मैंने एक इसी जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसी सीरीज के लिए एक रैंक अप पीवाईक्यू के नाम से एक बैच बनाया हुआ है। इस बैच का नाम है, मतलब रैंक अप पीवाईक्यू बैच का नाम है। यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, तो जो एक क्वेश्चंस हैं इन्हीं की मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस दिए हुए हैं। सारे के सारे प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे एक ही साथ में, लाइक एज अ कंप्यूटर फॉर्म में, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक और अदर जो टेस्ट सीरीज है उस टाइप से आप मूक लगा सकते हो यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर प्रैक्टिस हैं, बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहेंगे। साथ में डिटेल्ड सॉल्यूशन भी अवेलेबल है यहाँ पर, जो सॉल्यूशन यहाँ पर आराम से आपको मिलेगा। अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल सॉल्यूशन वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सारी जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, जो पीवाईक्यू है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा ईमेल भी आपको मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। तो देखो, ये सीरीज जो है, ये जो रैंक अप पीवाईक्यू है, ये बैच 199 का है। बट अगर अभी आप परचेज करेंगे तो यह बैच आपको 149 का मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल है, एक कूपन कोड यूज करना है, PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड यूज करना है आपको, जिससे कि आप लगातार कह सकते हैं कम से कम प्राइस में आपको ये चीज मिल चुकी होगी। बाकी जो फ्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरे पास है, जैसे प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया है जो, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया के नाम से। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हालांकि अभी ज़्यादा टेस्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दूंगा टॉपिक वाइज के माध्यम से। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ऐप आपको कहाँ पर मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो चुनाव आयुक्त का पूछा हुआ है। चुनाव आयुक्त जो सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का, या इसमें जो आयु होती है तो आयु 65 वर्ष की आयु होती है, इसकी 65 वर्ष की आयु होती है। अब देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, बेसिकली अभी जो चुनाव आयुक्त हैं वो 3 हैं। एक है सीई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर 2 और हैं। ठीक है, तो इन सब की जो अवधि है वो सेम ही है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष ही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष ही है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। और इसके अलावा ध्यान रखो, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो हटा सकते हैं वो केवल और केवल सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। और दूसरा मतलब जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाना की प्रक्रिया है उसी के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है। एक प्रकार से जो महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हो कि सिद्ध दुराचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, जो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ये वाले जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है उसके लिए केवल मुख्य चुनाव आयुक्त अनुशंसा करके राष्ट्रपति ही हटा सकता है। तो राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसकी अनुशंसा करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो आपको इस बात को नोट कर लेना है। तो पहले का आंसर सही है, वो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारत के चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार यह बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बना था। तो यह बहुसदस्यीय निकाय जो है वो किस वर्ष बना था।
तो 2004 में, 2014 में, 1995 और 1989 में। तो देखो जो भारत का चुनाव आयोग था जो बहुसदस्यीय बना था, बहुसदस्यीय मतलब है कि पहले सिर्फ CEC था, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही था। इसके बाद 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त हो गए, EC और EC इलेक्शन कमिश्नर। तो ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। प्रारंभ में जो कह सकते हैं पहले जो था एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में जो था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव होते थे, इसमें मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इसके पश्चात एक प्रकार से कह सकते हैं मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई, और जब मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई तो 2 अतिरिक्त चुनाव नियुक्त कर दिए गए। इसकी वजह से यह जो है 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखो आप, एक जो चीज आपको याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब आपसे एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि 25 जनवरी का महत्व क्या है? 25 जनवरी 1950 का महत्व क्या है, यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1989। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत का चुनाव आयोग एक है तो कैसा है? ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है या न्यायिक निकाय है? सो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कई प्रकार के न्यायिक संस्थाएं होती हैं, उनमें से जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मीन्स का मतलब ये हो गया कि जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, संविधान के भाग 15 में, भाग 15 में अनुच्छेद 324 तक, 329 तक इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। कब, कहां से कहां तक? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णन है इसके बारे में। ठीक है, वहीं पर देखो ये अगर हम थोड़ी सा कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में अगर जान लें तो देखो जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है जो चुनाव का पर्यवेक्षण हो गया, निर्देशन हो गया और नियंत्रण होगा, वो कौन करेगा? चुनाव आयोग में निहित होगा। एक प्रकार से चुनाव आयोग ही यह करेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ एक चीज लिखी हुई है कि जो 324 में लिखा हुआ है चुनावों का, चुनाव यानी कि जो निर्वाचन हो गया, तो चुनाव का निर्देशन करेगा, यह निर्देशन करेगा और नियंत्रण भी करेगा, नियंत्रण भी करेगा। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कई बार आप सब लोगों के मन में नहीं आया है, अगर आया होगा तो मैं बताता हूँ उसका मतलब। एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर मान लो जैसे वर्तमान में जो सरकार है वह मतलब लगभग संस्थाओं को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है सामान्य तौर पे, ऐसा अगर आपने देखा हुआ है, आपने सोचा हुआ है। ठीक है, ऐसा मतलब न्यूज में भी आता है कि कुछ न्यूज जो है उसमें लिखा होता है, मीडिया में खबर करती है कि संस्थाओं को नियंत्रित कर लिया है। एक जो विपक्ष है उनका भी ये कहना है कि जो चुनाव आयोग है उस पर नियंत्रण है वर्तमान सरकार का। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है? तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा एक शब्द में जवाब दूं तो बिल्कुल निर्णय ले सकता है। अनुच्छेद 324 से लेकर, और 324 ही अकेला ऐसा अनुच्छेद है जो उसको बहुत पावर दे देता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक पावर देता है। कब पावर होती है? जैसे ही आचार संहिता लागू होती है तो चुनाव आयोग के पास अनलिमिटेड पावर होती है। ठीक है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो एक अपने हित होते हैं तो उन हितों की वजह से ही कोई व्यक्ति उन संस्थाओं से ऊपर बैठ जाता है और संस्थाओं को नीचे कर देता है और अपने खुद के निर्णयों वहां पर लागू करने लगता है। इस प्रकार से वहां पर चुनाव आयोग एक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है। लेकिन चुनाव आयोग देखो स्वतंत्र संस्था है, बट वहां पर जो व्यक्ति है वह कम्प्रोमाइज हो जाता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर जो मैंने सिर्फ वो निष्कर्ष बताया है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है एक एक करके देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती बनाई थी, यानी 2001 में स्वर्ण जयंती बनाई थी। एकदम सही है भाई, स्वर्ण जयंती बनाई थी। ठीक है, अब क्यों बनाई थी? तो देखो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है,
इसी वजह से और वर्ष 2001 में इसने स्वर्ण जयंती बनाई थी, यही बात सही है। ठीक है, वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त हैं, ये भी बात सही है, एकदम सही है। पहली बार 1993 में 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे, तो 1989 में नियुक्त किए गए थे, ना कि 1993 में। तब 1989 में नियुक्त किए गए थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। एकदम सही है भाई, ये सब सही है, तो 1 2 4 यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है उल्लेख पूछा गया है, तो यह जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 148 में। कौन से में है? अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यह जो है भाग 5 में अध्याय 5 में इसका वर्णन है। भाग 5 में और भाग 5 के अध्याय 5 में इसका वर्णन है। ठीक है, और यह वर्णन जो है वो है अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एक एक करके हम आर्टिकल देख लेते हैं, तो देखो अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 148 में जो लिखा हुआ है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। वहीं पर अनुच्छेद 149 आ जाता है। तो अनुच्छेद 149 में जो है उसके जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। कर्तव्यों और शक्तियों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 150 जो है, तो अनुच्छेद 150 में जो है संघ और राज्यों के लेखों का वर्णन है। ठीक है, संघ और राज्यों के लेख सौंपेगा। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 150 जो अनुच्छेद 151 जो है वो लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक चीज और पूछी जाएगी, इसकी जो नियुक्ति है, तो जो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और इसके अलावा कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष होता है, यानी कि जो भी पहले हो उस बात की बात है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखो, डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने साफ साफ बोला हुआ था कि यह लोक धन का संरक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। अब देखो, प्रथम जो कैग था यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था, उनका नाम था बी नरहरि राव। ठीक है, तो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो था वो था बी नरहरि राव। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को याद कर लेना है बहुत अच्छे से, कई बार चीजें छोड़नी नहीं है, जो भी फैक्ट है वो पूछे जा सकते हैं। देखो, मैं एक सीरीज लाने वाला हूं, आप सभी लोग कमेंट में जरूर उसका सपोर्ट करें, मुझे बताएं कि क्या वो सीरीज लानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सीरीज जो होगी उसमें NCERT, उसमें लूसेंट, उसमें घटना चक्र और इसके अलावा जो फैक्टमैन है, इन सब का जो सार तत्व मैं वहां पर थ्योरी के रूप में आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी करूंगा, और जो भी आपके फैक्ट होंगे वो सारे के सारे मैं एक ही जगह पर रख के आपको दे दूंगा। और यह जो है मैं जल्द ही वन शॉट के रूप में लाने वाला हूं, जिससे कि आपका एग्जाम से पहले जो SSC CGL एग्जाम होने वाला है उससे पहले ही वो सारी सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो आपका सपोर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां।
भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष होता है और इसके अलावा जो है वो 4 सदस्य होते हैं। कितने? 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य होते हैं। तो इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यह जो संविधान के भाग 12 में है, वित्त आयोग का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 12 में है, भाग 12 में है। और अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इस साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और राष्ट्रपति जो होगा प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में, 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करेंगे। वित्त आयोग का गठन करेंगे। ठीक है, इस साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो सदस्य हैं, तो सदस्यों की योग्यता और पात्रता कौन निर्धारित करेगा? तो वह संसद निर्धारित करेगी। ठीक है, तो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और पात्रता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इस साफ साफ आप लिखना है। इसके अलावा जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष होगा वो सार्वजनिक मामलों का जानकार होना ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो वित्त आयोग के मुख्य कार्य होते हैं वो सिंपल है, करों की शुद्ध प्राप्तियां का केंद्र, और जो शुद्ध प्राप्ति होती है, जो कर होता है, शुद्ध प्राप्ति होते हैं, वो केंद्र और राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसकी सिफारिश करना शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में है उसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, इसके अलावा जो थे वो थे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो आपको इनके नाम जरूर याद रख लेना है, स्पेशली 16वें वित्त आयोग के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रथम वित्त आयोग के तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये फैक्चुअल जानकारी है और यह है आजकल पूछी भी जा रही है। जो आपके जैसे SSC MTS एग्जाम हो गया, SSC GD एग्जाम हो गया, उनमें 100% ये चीज पूछी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अब जो कॉन्सेप्ट बदल रहा है, जो यूडीटी का जो न्यू पैटर्न है, एग्जाम जो नया पैटर्न फॉलो कर रहा है SSC, तो उस नए पैटर्न में एक चीज और शामिल की गई है कि अब वो नहीं पूछा जाएगा, अब सीधा पूछा आएगा वित्त आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब कौन से कथन सत्य हो गए? तो जैसे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा सदस्यों की योग्यता और पात्रता संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। अब इसमें पूछा जाएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फिर केवल 1, केवल 2, और 1 और 2, और ना तो 1 ना तो 2, इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर आपको बताना होगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। इस तरीके से पूछा जाएगा, तब आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों में आपकी कमांड होनी ही चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, मतलब 7वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के महाधिवक्ता को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों की उपस्थित होने का अधिकार होगा? तो सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा, ये पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो भारत का महाधिवक्ता होगा वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार उसको होता है? तो देखो अनुच्छेद 76 है जिसमें महाधिवक्ता से संबंधित जानकारी लिखी हुई है। कौन से? अनुच्छेद 76 में। अब अनुच्छेद 76 में जो है वो महाधिवक्ता से संबंधित हो गया। अब इसमें अनुच्छेद 76(1) है, जो अनुच्छेद 76(1) है, तो उसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का योग्यता रखता हो। इस साफ साफ लिखा हुआ है 76(1) में। ठीक है, वहीं पर 76(2) में लिखा हुआ है, 76(2) में जो लिखा हुआ है
उसमें लिखा होगा कि भारत सरकार को मतलब ये आपको रिकॉल करना है कि जो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो सौंपे गए कर्तव्य होगा, उन सबके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के जो कानूनी मामले हो गए उस पर सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति जो और अन्य जो कर्तव्य सौंप देगा उन सबका वो पालन करेगा। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 76(3) में यह बात लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता को भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार होगा। कौन से 76(3) में ये चीज लिखी हुई है, तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो 76(4) है, तो 76(4) में लिखा हुआ कि महाधिवक्ता जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान कार्य करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा ही इसका महाधिवक्ता का वेतन निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो वेतन निर्धारित किया जाएगा वह महाधिवक्ता को मिलेगा। तो ये चीज लिखी हुई है, तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाधिवक्ता कैसा व्यक्ति है, संवैधानिक व्यक्ति है कि असंवैधानिक व्यक्ति है, तो संवैधानिक व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ए नंबर सही आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो देखो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 है जो भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, राज्य संसद जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, संसद में लिखा हुआ संसद और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। बाकी मैं आपको चुनाव आयोग से संबंधित पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अभी अभी मैंने बताया हुआ था, तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और भाग 12 में ये है। ठीक है, भाग 12 में इसकी जानकारी मिलती। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से और ध्यान रख लेना है, बिल्कुल अच्छे से रख लेना है। जो 16वें वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग का समय काल जो है 2026 से लेकर 2031 तक है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो अरविंद पनगड़िया ने की हुई है, अरविंद पनगड़िया ने की हुई। ठीक है, तो आपको ये नोट अच्छे से कर लेना है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल मतलब रट्टा ही मार लेना है। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चौथे, पांचवें और अन्य वित्त आयोग, ऐसे सबका तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर कई बार पूछ लिया जाता है, उन सबकी सिफारिशें भी पूछ ली जाती हैं। तो जैसे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे के संथानम, के संथानम। ठीक है, और पांचवें वित्त आयोग के पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ था, तो इनके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन थे? केसी नियोगी, केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। इनको जो था कब नियुक्त किया गया था? 22 नवंबर 1951 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसी आयोग की अध्यक्षता में पहली बार नियुक्त किया गया था। इतना याद रख लेना है आपको। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अरविंद पनगड़िया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कहता है कि भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग के संबंध में पूछा हुआ कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, एकदम सही है। अभी पहला एक क्वेश्चन नहीं था ऐसा। ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होती है, इन्हें स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताया, तो ऐसा नहीं है, सिफारिशों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता ये चीज। ठीक है, तो जो सिफारिशों के बारे में बताता है वो है अनुच्छेद 281। कौन सा? अनुच्छेद 281 है, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो केवल ए नंबर सही आंसर होगा, तो सी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में उल्लेख करता है? तो सिफारिशों के बारे में उल्लेख करता है, अभी भी मैं बताते जा रहा हूं, तो अनुच्छेद 281 है ये। ठीक है, अनुच्छेद 281 है, और इसमें साफ से लिखा हुआ है कि जब वित्त आयोग जो होगा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तो वह है रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सिफारिश है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो यह बताता है कि किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, दोनों सदनों को प्रस्तुत करेगा। कौन? राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करेगा इसमें। ठीक है, और बाकी जो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो जवाबदेहिता, वित्तीय मामले से संबंधित है, पारदर्शिता और जवाबदेही सब कुछ सुनिश्चित कर की जाएगी। ठीक है, और अनुच्छेद 282 जो है उसमें विवेकाधीन अनुदान के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 282। ठीक है, इसमें जो है वो विवेकाधीन अनुदान के बारे में लिखा हुआ है।
एक अधीन अनुदान के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर 283 जो है, 283 जो है वो संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित है। संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित है, की अभिरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूछा हुआ है। तो इसका जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक। ये तो मतलब खुद ही खुद के ये रक्षा कर लें, नहीं तो खेल खत्म हो सकता है। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है आपको, इनकी पुनः नियुक्ति भी संभव है भैया, और भी अगर जी जाएंगे तो भी नियुक्ति संभव है, हालांकि 70 वर्ष की आयु तक कंप्लीट कर पाए तब। ठीक है, उनके कार्यकाल के बाद जो है केंद्रीय और राज्य सरकार में किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं होती है। हाँ, वह ध्यान रख लो। अगर मान लो जो 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना, वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लेना इसको। अब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक आ, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा हुआ है कि किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो यह जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक गैर संवैधानिक परंतु एक प्रकार से वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। और जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, और एनएचआरसी का मुख्य कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और पीड़ितों को एक प्रकार से राहत प्रदान करना होता है। ठीक है, और वहीं पर ध्यान रखना इसको, जो यह जो कार्य है वो यूएन के जो पैरिस सिद्धांत है उनके अनुरूप कार्य कर रहा होता है। ठीक है, और एक और चीज ये है कि जो एनएचआरसी की जो सिफारिशें होती हैं यह बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, और सरकार को इन सब पर अपनी कार्रवाई से अवगत कराना होता है, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ या राज्य की सिविल सेवा का कोई सदस्य अवैध सेवा से बर्खास्तगी से सुरक्षा प्राप्त करता है? तो मान लो जो संघ या राज्य सरकार के जो सिविल सेवा में कोई भी सदस्य है वो अवैध सेवा से मतलब बर्खास्तगी से जो है सुरक्षा प्राप्त करता है, उसका सिंपल सा मतलब है कि जो इसके अनुसार सिंपल सा है कि सिविल सेवक जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कि जो भी सिद्धांत होंगे, प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है मतलब जो भी है उन सबके तहत जांच होगी, उसके बाद ही उस सिविल सेवक को हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके लिए जो है अनुच्छेद 311 जो है, अनुच्छेद 311 में अनुच्छेद 311 संघ और राज्य दोनों की जो सिविल सेवा की सदस्यों की मनमानी बर्खास्तगी हटाने या रैंक में कमी से सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसलिए एकदम से इनको सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है या कह सकते हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान रख लेना इसको। ज्यादातर केस में इनका ट्रांसफर बस होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 309 जो है वो संसद और राज्य विधानमंडल जो है सेवाओं को भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, संसद और विधानसभाओं को संसद और विधानसभाओं की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कानून बनाने
की शक्ति प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो इसके लिए सही आंसर जो है अनुच्छेद 311 हो जाएगा। वहीं पर अनुच्छेद 315 जो है वो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ एवं राज्यों के लिए, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, आयोगों से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये चीज नोट कर लेनी है, अच्छे से ध्यान रख लेना है। वहीं पर अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, कार्यों से संबंधित है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जो है मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अनूप बरेनवाल बनाम भारत संघ 2023 मामले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह मामला एक संवैधानिक पीठ द्वारा सुना गया था। निर्णय के अनुसार चुनाव आयुक्तों को हटाने के आधार वही होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो अनूप बरेनवाल है, ठीक है, 2023 में जो मामला आया हुआ था, और ये 100% जो है उस सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा ही सुना गया था। ठीक है, तो एकदम सही है ये वाला। ठीक है, और निर्णय के अनुसार जो चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए आधार वही होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए होते हैं। तो यह बात जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगे। ठीक है, किसके? मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होंगे, तो ये वाला गलत होता है। इस मामले में साफ साफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति द्वारा की जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रख लो एक चीज, इसके बाद ही संसद ने एक कानून पारित किया और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब यही तो जो समिति थी, इस समिति में पहले जो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें क्या क्या करना है आपको, इसमें 3 व्यक्ति होने चाहिए। कौन कौन से होना चाहिए? एक तो पीएम होना चाहिए, एक लोकसभा अपोजिशन का नेता होना चाहिए, एलओपी होना चाहिए, और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। इस साफ साफ बोला हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जो हस्तक्षेप था, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके हस्तक्षेप को हटा दिया, इसको हटा दिया और इसकी जगह पर जो है वो कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया। अब भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, पीएम हो गया और जो कैबिनेट मंत्री हो गया, अब यहाँ पे तो बहुमत हो गया, तो 2+1 हो गया। अब 2+1 के माध्यम से जो हमारे मुख्य जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञाने बाबू, तो ज्ञाने बाबू क्या ऐसी महिलाओं को वीडियो हमें सबमिट करनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखो भाई। ठीक है, तो 2+1 के माध्यम से इन्हीं ज्ञानेश बाबू को नियुक्त किया गया था। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं भारत में चल के आ रहा है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो 2+1 का एक निर्णय है। ठीक है, और यही इसलिए 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, मतलब उस संवैधानिक पीठ का जो है वो फैसले को बदल दिया गया। ये जो फैसला था, ये मामला था 2023 में जो फैसला आया हुआ था, इसको बदल दिया गया। उसके बाद जो है 2024 में चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव होते हैं, खेल खत्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मतदाता सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतदाता सूची के बारे में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होती है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है एक सामान्य मतदाता सूची होती है। एकदम करेक्ट बात है भाई, सामान्य मतदाता सूची होगी। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। बात ये भी सही है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जब तक कि उसे किसी उपयुक्त विधायिका के कानून के तहत अयोग्य न ठहराया गया हो, मतदान कर सकता है। तो बात ये भी सही है। तो जो तीनों कथन है वो तीनों ही सही हो जाते हैं, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन के लिए एक सामान्य निर्वाचक सूची होगी जो किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर निर्वाचक सूची से बाहर नहीं किया सकता है। बट इसके बाद भी सारी चीजें हुई हैं सर में। ठीक है, अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद जो 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिक को मतदान करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि वह किसी कानून के तहत अयोग्य न ठहरा गया हो। जैसे कि मानसिक अस्वस्थता हो गया, अपराध हो गया, भ्रष्टाचरण हो गया, अभी सारी चीजें हैं, अपराध हो गया, भ्रष्टाचरण हो गया, सब हो गया। लेकिन उसके बाद भी हमारे तो देश में मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं ऐसे लोग, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत कथन के बारे में पूछा हुआ है। कौन सा संबंध सही नहीं है प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में। ठीक है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ठीक है, तो इसने पूछा है, सही है भाई, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय की विशेष एजेंसी है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को लागू करता है, बात तो ये भी सही है। यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 को लागू करता है, बात ये भी सही है। यह बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 को लागू करता है, तो इसको लागू नहीं करता है ये। ठीक है, तो यह जो है वो कौन लागू करता है, आयकर विभाग लागू करता है। कौन करता है, आयकर विभाग लागू करता है, आयकर विभाग लागू करता है इसको। ठीक है, तो ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा और यही सही आंसर है, तो मतलब डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब जो यहाँ पर आता है, तो ईडी की स्थापना कब हुई थी। ईडी की स्थापना जो है वो हुई थी, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1956 में। अब हुई थी 1956 में हुई थी, और इसका काम जो था वो था विदेशी मुद्रा से संबंधित अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करना था। लेकिन आजकल तो ये भाई बन गई है कि विपक्ष के नेताओं तक पहुंचा दो किसी भी हाल पे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन बताना है, हम गलत कथन बताना है फिर से। ठीक है, चुनाव के संबंध में, यह भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है, बात ये भी सही है भाई, चुनाव आयोग का संचालन करता है। एक चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से हटाया जा सकता है, बिना पद से हटाया जा सकता है, बिना बिल्कुल पद से हटाया नहीं जा सकता है, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, वहीं पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है, ये यहाँ रखना है आपको। ठीक है, और चुनाव की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बातें भी सही है। किसी राज्य का राज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को आवश्यकता अनुसार सहयोगी स्टाफ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, बात ये भी सही है। ठीक है, तो गलत आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र इपिक का उपयोग किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता फोटो पहचान पत्र है इपिक का उपयोग कब से शुरू किया गया था, तो 1993 से किया गया था। कब से, 1993 से किया गया था, 1993 से किया गया था। अब इपिक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रल इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्टर फोटो फोटो आइडेंटिटी आइडेंटिटी और कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, हाँ ये था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, और इसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो इपिक जो था लागू करने वाला पहला राज्य, इपिक लागू करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य, तो कौन सा था पहला राज्य, गोवा था। कौन सा था, गोवा था, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। 1 जनवरी 2015 के मंत्रिमंडल प्रस्ताव के अनुसार नीति आयोग में कौन से शामिल हैं। नीति आयोग में कौन कौन से शामिल हैं, तो देखो इसमें जो शामिल हैं वो भारत के प्रधानमंत्री शामिल हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, गवर्निंग काउंसिल, ये भी सही है। ग्रामीण विकास मंत्री ये कौन है भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो ये भी शामिल है। तो इसके लिए जो है 1 2 4 हो जाएगा सही आंसर, यानी कि बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, अब नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को की गई थी, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और इसकी संरचना के अध्यक्ष के रूप में जो है भारत के प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वो आपको बताना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसमें जो नहीं आता है वो है मानवाधिकार परिषद। कौन नहीं आता, मानवाधिकार परिषद नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें देखो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संदर्भित कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब इसके तहत 3 निकायों की स्थापना की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इन 3 निकायों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब जो मानवाधिकार न्यायालय है ये प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय के स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मानवाधिकार न्यायालय प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय के स्तर पर
स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। निम्नलिखित में से कौन वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो जीएसटी के अध्यक्ष के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, जो जीएसटी परिषद है, ठीक है, जीएसटी परिषद, इसका गठन जो था वो किसके तहत किया गया था? 101 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद की स्थापना की थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब जीएसटी जो है, जीएसटी जो प्रभावी का हुआ था, तो जीएसटी प्रभावी जो है वो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। प्रभावी जो हुआ था 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। अच्छा, ये जीएसटी के बारे में ना एक चीज स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अभी हाल ही में एक मास्टर स्ट्रोक खोला गया था भारतीय सरकार द्वारा। भारत की जो सरकार थी, उन्होंने बोला कि हम एक मास्टर स्ट्रोक खोलते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ था? सबसे पहले 5% की स्लैब, 12% की स्लैब और 18% की स्लैब और 28% की स्लैब रखी गई थी। ठीक है, तो टोटल 4-5 स्लैब रखी गई थी। इसके अलावा एक और स्लैब होती है, 0% की भी स्लैब होती है। ठीक है, तो टोटल 5 स्लैब थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हम एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, और इन्होंने बोला कि हम ना अब एक आप सब लोगों के लिए दीपावली का तोहफा देते हैं। और दीपावली का तोहफा दिया इन्होंने कैसे? हम बोलेंगे कि आपको एक काम करते हैं, कुछ टैक्स डिडक्शन कर देते हैं, कम कर देते हैं। और अब यही सरकार जो है, पहले तो इन्होंने टैक्स अच्छा खासा लगाया, उसके बाद जो है वो टैक्स को कम कर दिया, और ऐसे दिखा रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा भारत देश के नाम पे संबोधन किया और बताया कि हम इन सब चीजों में सस्ता कर रहे हैं। और भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, भारत दुनिया में के परचम लहराएगा, और सारी चीज बोली गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के इस चीज में आपको इस भ्रम मात्र में नहीं आना है कि सरकार कोई मास्टर स्ट्रोक खोलती है। सरकार वही कार्य करती है जिसमें उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है। हाल फिलहाल की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए ज्यादा वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो 23 में का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जीएसटी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं है? कार्य नहीं है यानी कि कार्य नहीं है वो बताना है आपको। बाकी जो है वो आपको पता ही है कि महिला आयोग के कुछ कार्य होंगे, लेकिन उनमें से एक नहीं है, वो बताना है आपको। भारत के संविधान और कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए संरक्षण उपायों की जांच और परीक्षा करना, बात सही है भाई। ठीक है, उन मामलों में मुकदमेबाजी के लिए वित्त पोषण करना जो महिलाओं के बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को लाभकारी रोजगार प्रदान करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कोई भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी राष्ट्रीय महिलाओं के द्वारा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना, बात ये सही है। तो इसका जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, अधिनियम 1990 के तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल नहीं है। अभी अभी जस्ट मैं आपको बता जा रहा हूं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुई थी, 1992 में हुई थी। तो इसलिए गलत हो जाएगा, संवैधानिक निकाय ना होकर एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। ठीक है, या कह सकते हो आप वैधानिक निकाय भी कह सकते हो उसको, वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय भी कहा जाएगा, जिसका जो है यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत?
तो अनुच्छेद 338 बी के तहत, अनुच्छेद 338 बी के तहत, ठीक है। वहीं पर एक और ध्यान रखना है आपको, 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1919 ने में जो है अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुसदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। बाद में इसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसको दो अलग आयोग में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा था? तो दोनों ही गलत हैं, तो ना तो एक ना तो दो, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन के बारे में बताना है। गलत कथन के बारे में बताना है, वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यह संविधान द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बात सही है भाई, संवैधानिक निकाय है। 14वां वित्त आयोग 2017 में जीएसटी की शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में स्थापित किया गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, 14वें वित्त आयोग ने, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो 14वें वित्त आयोग जो है 2013 में गठन किया गया था, और कब? 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जो जीएसटी है वो 2017 में लागू हुआ था, तो इसका कुछ भी लेना नहीं है। बल्कि 15वां वित्त आयोग था, जो 15वां वित्त आयोग है, उसने जो भी सारी प्रॉब्लम थी जीएसटी से संबंधित, जो भी प्रॉब्लम थी उन सबकी प्रॉब्लम से उसको निपटा हुआ था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का आकलन करना है, बात सही है। और पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की हुई थी, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो सही आंसर जो है आपका वो बी नंबर हो जाएगा, गलत कथन के बारे में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार में नहीं आता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार में नहीं आता है, तो कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकार में नहीं आता है? एक एक करके हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पर अनुसूचित जातियों के संरक्षण में संबंध में सभी मामलों की जांच करना, बात सही है भाई, सभी मामलों की जांच करना। अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, और अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना, इस सब है। अनुसूचित जाति से संबंधित मामले में न्यायिक जांच शुरू करना, तो बिल्कुल भी नहीं है, न्यायिक शक्तियां नहीं है इसके पास। यह सिर्फ और सिर्फ जांच की सिफारिश कर सकता है और रिपोर्ट मांग सकता है, ठीक है, परंतु न्यायालय की तरह न्यायिक कार्यवाही नहीं कर सकता, इसलिए ही यह बिना हाथ पैर के हो जाता है, इसमें कोई भी शक्ति नहीं हो जाती है। आप क्या कर लोगे? रिपोर्ट लोगे, बाकी सरकार जाएगी, रात में जाएगी, सारे घर गिरा के आ जाएगी, आदिवासियों के चाहे किसी के हुए। अभी बाड़मेर में भी गिराया गया था, उड़ीसा में क्या जबरदस्ती की गई है, आपको वो अच्छे से पता है। तो अलग अलग स्टेट में आपको अच्छे से पता होगा कि जो बहुत सारी जो है शोषण हो रहा होता है जनजातियों के साथ, जिनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 था, ठीक है। इसके तहत जो है SC ST के लिए एक संयुक्त आयोग बनाया गया था। SC ST के लिए, ST एवं ST के लिए संयुक्त आयोग बनाया गया था अनुच्छेद 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत, ठीक है। वहीं पर 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे जो है दो अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया था। दो अलग आयोगों में कौन कौन से? तो अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC जो आयोग था, शेड्यूल कास्ट कमीशन था जो, उसको अनुच्छेद 338 में रखा गया, अनुच्छेद 338 में रखा गया, ठीक है। वहीं पर जो शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन था, ठीक है, इसको जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन था, STC कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको जो है वो अनुच्छेद 338 ए में रखा गया, ठीक है। वहीं पर अनुच्छेद 338 बी में जो है पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया था। 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस फैक्ट को ना आपको अच्छे से याद कर ही लेने वाले जो फैक्ट यहाँ पर लिख दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है, चाहे जो भी हो जाए, आपको भूलना नहीं है चीज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या सत्य नहीं है? तो गलत कथन बताना है आपको। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर एक देख देते हैं, यह स्वतः संज्ञान लेकर याचिका के आधार पर जांच कर सकता है। भाई बिल्कुल जांच कर सकता है। यह भारत सरकार का निकाय है, ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार का निकाय नहीं है, एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। NHRC जो है एक प्रकार का स्वायत्त निकाय है,
स्वायत्त निकाय है, ठीक है। और इसे जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। यह भारत सरकार के तहत ना कोई विभाग है, ना कोई अधीनस्थ निकाय है, बल्कि एक प्रकार से स्वतंत्र संस्था है, जो कि एनएचआरसी कह सकते हैं यहाँ पर, स्वतंत्र शिकायतें लेकर, याचिका लेकर किसी भी प्रकार से जांच कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो आतंकवाद से रिलेटेड कोई भी मामला होगा ना, उसकी भी समीक्षा कर सकता है, उसकी भी जांच कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें जो मानवाधिकार थे वो प्रभावित हुए हैं, ठीक है। यह आतंकवाद जैसे किसी मुद्दे की समीक्षा कर सकता है, बिल्कुल सही है भाई। यह मानवाधिकार साक्षरता को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा आपका, कि भारत सरकार का एक निकाय है, बिल्कुल भी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो भारत के चुनाव आयोग के दायरे में नहीं आता है, वो आपको बताना है। संसद और राज्य विधानमंडलों को चुनाव कराना, बात सही है भाई, इनका चुनाव कराना। किसी राज्य में मतदाता सूची की तैयारी की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये भी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, बात ये भी सही है। स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं आदि के चुनाव कराना, ये इसका बिल्कुल भी कारण नहीं है, तो ये गलत हुए। तो डी नंबर हो जाएगा। एक जो है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है। कौन करता है? भारत का राज्य चुनाव आयोग करता है इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है 243 के में जो है वो पंचायतों के लिए चुनाव करता है। 243 के में पंचायतों के लिए चुनाव, और 243 जेड ए के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करता है? ये जो दोनों है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निम्नलिखित से किस संस्था की स्थापना से संबंधित है? तो इसके लिए अभी मैंने कितनी बार बता चुका हूं आपको, भाग 15 के अंतर्गत ये है। अनुच्छेद 324 जो है वो भाग 15 के अंतर्गत आता है। कौन? भारत का चुनाव आयोग। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्य चुनाव आयोग के बारे में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हुए हैं? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है, तो ये वाला गलत हो जाता है भाई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाती है, बल्कि राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और राज्य चुनाव आयोग को केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है, बिल्कुल एकदम सही है। तो दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, इसमें आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तो आपको पंचायत पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको राज्य चुनाव के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने पंचायत वाली क्लासेस देखी हुई है तो आपको इसमें बताना है कि जो राज्य चुनाव को हटाया जाता है वो किस तरीके से हटाया जाता है, या ये आप बताओ कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और कौन से मतलब कह सकते हो कि किस आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे एक पॉइंट में आपको बता देता हूँ, सिद्ध, बाकी आपको बताना है किस पे है, वो सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कथन सही नहीं यानी कि गलत कथन बताना है आपको भारत के संविधान के अनुसार। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 350 बी के तहत। अनुच्छेद 350 बी के तहत की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। एक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्ति है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाता है, और एक कदम गलत था। अब अगला देख लेते हैं क्यों सही है। भारत की समग्र संस्कृति के सभी तथ्यों के लिए हिंदी भाषा को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करना संघ का कर्तव्य होगा, बात सही है। संविधान में हिंदी भाषा के संवर्धन के संदर्भ में हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख किया गया है, बात ये भी सही है। और प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा, तो ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, इसका जो ए नंबर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान में संविधान 89वां संविधान संशोधन, 89वां मतलब 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित करने का विशेष प्रावधान किया गया था। इसमें बोला है कि जो 89वां संविधान संशोधन था 2003 के तहत, इसके लिए किया गया था, तो एकदम सही है भाई। अनुच्छेद 338 को जोड़कर एक प्रकार से कह सकते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी, इसके लिए सही है, ठीक है। तो ए वाला जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
संवैधानिक निकाय हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से गलत है। अब कैसे है, तो जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग जो था वो अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 338 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अनुच्छेद 338 बी के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक है, तो ये वाला जो है आंशिक रूप से सही, आंशिक रूप से गलत है, बट यहाँ पर जो है गलत ही प्रावधान के रूप में इसको गलत ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो भाई ये सिंपल सा एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है, तो बात सही है भी। तो 1 और 3 सही है, इसमें 1 और 3 सही है, तो मतलब बी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या पूछा हुआ था, सही है। अच्छा इसमें हाँ, अरे वाह वाह, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर कई बार यहाँ भी पढ़ना है और यहाँ भी पढ़ना है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सही नहीं है यानी गलत कथन बताना था आप। जो गलत है वो कौन सा है, आपका गलत हो जाएगा, वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर गलत हो जाएगा आपका, यानी कि केवल 2 गलत है, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत, अब देखो अगर मान लो एक, मैं अब यहाँ पे आपको प्लान बताता हूँ, छोटा सा प्लान बताता हूँ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए 2 तरीका है। आपको इसमें अगर पूछा गया हो यहाँ पर भारत में निम्नलिखित संगठनों पर निकाय पर विचार करना, अगर विचार करने की बात की गई तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब विचार करने के बाद आप विचार करने लगे, सोचने बैठ गए कि अरे यार क्या है क्या है, विचार नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है, इसने पूछा है यहाँ पर इसमें से कितने संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय की तो बात पूछ ली इसने, यहाँ पर इसके अलावा आपने इसको ये पूछना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन असत्य है। इस सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात हो जाती है आपकी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 338 बी के तहत 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के तहत इसको संविधान दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये तो भाई वैधानिक निकाय है, तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था 1993 तक स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विधि आयोग एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है, कार्यकारी निकाय है, भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो कितने संवैधानिक निकाय हैं, केवल 1 संवैधानिक निकाय है इसके लिए, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में आपको बताना है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग लोकप्रिय रूप से काका कालेकर आयोग के रूप में जाना जाता है। जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको बोलता है कि काका कालेकर आयोग के रूप में जाना जाता है, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, और तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग लोकप्रिय रूप से मंडल आयोग के रूप में जाता है, तो ऐसा नहीं है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, तीसरा नहीं बल्कि दूसरा है, जो 20 मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था 1979 में। ठीक है, तो पहला जो था वो 1953 में हुआ था, और दूसरा जो है वो 1979 में था, और तीसरा जो था, ठीक है, तीसरा जो था वो था कह सकते हो कि तीसरा तो था ही नहीं। ठीक है, तो केवल 2 पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया था, तीसरा नहीं था, तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो ए वाला जो गलत है पहला सही है, तो केवल 1 सही है। ठीक है, तो ए नंबर सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं। प्रथम विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 1860 की सिफारिश की थी, प्रथम विधि आयोग ने। ठीक है, तो बात सही है भाई, सिफारिश की थी इसने। आईपीसी 1860 को पूरी तरह से भारतीय न्याय संहिता 2030 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो बात ए भी सही है, तो दोनों ही सही हैं, तो दोनों 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन से कथन सही हैं। इसके संचालन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, तो कब करते हैं भाई नीति आयोग के बारे में, अध्यक्षता करते हैं कि नहीं करते हैं। जीएसटी तो नहीं पूछ लिया, ध्यान रखना है यहाँ पर, इसके लिए क्या है, नीति आयोग ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसके संचालन के परिषद की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं, बात सही है भाई। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और लद्दाख के उपराज्यपाल एक सदस्य हैं, बातें भी सही है भाई, दोनों ही सही हैं, तो सी नंबर सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। बाकी नीति आयोग के बारे में मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया था।
ठीक है, अब देखो अगर आपने 37 क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप संतुष्ट तो होंगे। ठीक है, अगर आपने एएसएससी एग्जाम के लिए रैंक अप पीवाईक्यू ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रैक्टिस फॉर ऑल क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस हैं उन सबका प्रैक्टिस यहाँ पर दिया हुआ है, उन सबका डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके अलावा इसके अलावा जो क्लासेस हैं उनका जल्द से जल्द यहाँ पर सारा एक्सेस भी आपको मिल चुका होगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2-3-4 वीक्स में सारी की सारी क्लासेस एक साथ में अपलोड कर दी जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आप यहाँ आराम से एक्सेस ले सकते हैं, और यह बैच आपको अभी 149 का मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल है PYQ50 के नाम से एक कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, बाकी प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, मॉक टेस्ट सेक्शन में जा करके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ भी आपकी क्वेरी हो, एनी क्वेरीज हो, जो भी आप जानकारी, तो डायरेक्ट उसका रिप्लाई मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पिछली क्लासेस जरूर देख सकते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी की क्लासेस भी देख सकते हैं, जो लगातार क्लासेस सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।